अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट सलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ और मस्बत सोच के साथ कर चुके होंगे। हंसते मुस्कुराते चेहरों की जब मैं बात करती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आप जब भी हंसते और मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो आप सिर्फ खुद खुश नहीं रह रहे होते, आपके जो आसपास के लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी तमाम लोग खुश होते हैं। क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना, जब आप एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में आप पॉजिटिव सोच के साथ जाते हैं और मस्बत सोच के साथ जब आप खुश भी रहते हैं, तो आपकी सोसाइटी में उस चीज़ का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और बड़ा वो जो इम्पैक्ट होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। तो कोशिश किया करें कि मस्बत सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें और खुशियाँ बांटें भी और खुश रहें भी। अच्छा जी, तकरीबात का सिलसिला, 14 अगस्त का सिलसिला, जो जश्न आज़ादी का सिलसिला है, वो पुरजोश तरीके से जारी है। बहुत सारे शहरों में तकरीबात का आगाज़ हो भी चुका है, हमारे शहर में भी, मुल्तान में भी हो चुका है। और लोग, बच्चे, अगर बच्चों की बात करें तो वो शॉपिंग बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से कर रहे हैं। हमें सड़कों पे बहुत रश नज़र आता है, बच्चे बड़े पुरजोश हैं, बच्चे एक्साइटेड हैं। और बच्चों की एक्साइटमेंट का अंदाज़ा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि आपके घर में भी बच्चे हैं और अगर हमारे घर में भी बच्चे हैं तो वो जो चीज़ें लाते हैं, झंडियाँ लाते हैं, झंडे लाते हैं, घरों को सजाते हैं, फिर उनकी स्पेशल फरमाइशें होती हैं कि हमारे कपड़े स्पेसिफ़िक ग्रीन और वाइट कलर्स में होने चाहिए। और जैसे ही जश्न आज़ादी का आगाज़ होना शुरू होता है और ये आज़ादी का महीना शुरू होता है, वैसे ही जो कपड़े हैं बच्चों के, बड़ों के, वो इन प्रिंट्स में आना शुरू हो जाते हैं। ब्रांड्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक इन प्रिंट्स में कपड़े देना शुरू कर देते हैं। और जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ब्रांड पे जो है इस टाइम सेल भी लग चुकी हुई है और ख़वातीन जो हैं वो इस सेल का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं, जश्न आज़ादी की सेल का। क्योंकि सेल में देखें, एक तो सेल से कपड़े लेने के बहुत फ़ायदे हैं, ये आज ख़वातीन को मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी नहीं, सेल में जो कपड़े होते हैं वो सिर्फ आपको जो है वो लूटने का एक तरीका होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, जबकि ये बात गलत है। सेल से जब भी आप शॉपिंग करते हैं, ख़वातीन, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या फिर मर्द हज़रात भी जब शॉपिंग करते हैं, उसका बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, सेल्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि विंटर्स में अमूमन आप देखेंगे तो ब्रांड्स जो हैं वो समर के आर्टिकल पे सेल लगाएंगे। जब समर्स में आप देखेंगे, वैसे तो समर्स के आर्टिकल पे भी सेल होती है, लेकिन जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ होती है, जैसे 70% ऑफ, 60% ऑफ, 50% ऑफ, तो वो जो होता है वो ऑपोजिट सीजन्स में होता है। तो आप कोशिश किया करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई सूट, कोई जैकेट कोई पसंद आ रही है या कोई कोट पसंद आ रहा है, वो 20-25 हज़ार का आपको किसी ब्रांड से मिल रहा है, तो जब वो ऑफ सीज़न आप लेंगे, आप गर्मियों में लेंगे, तो वो आपको 5-6-7 हज़ार में मिल जाएगा ऑफ प्राइस के ऊपर। सेल से कपड़े लेते हुए ख़वातीन ने हमेशा, और मर्द हज़रात ने भी, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है कि आप जब भी जाएं वहाँ पर किसी भी ब्रांड पे, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े ब्रांड पर भी, तो आपने उनकी पॉलिसी लाजमी उनसे पूछ लेनी है। क्या ये एक्सचेंजेबल है, क्या ये रिटर्नेबल है, क्या हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, क्या हम इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो आपने लाजमी तौर पर ये देख लेना है और फैब्रिक देख लेना है लाजमी, और ये भी देख लेना है कि कोई आर्टिकल जो है वो डैमेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपने देखने के बाद ही ख़रीदारी करनी है। ख़रीदारी करने का बहुत फ़ायदा हो जाता है इन दिनों में। कुछ वाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, इन डेज़ में भी सेल लगती है, लेकिन आज़ादी सेल जो है वो इस टाइम लाइव है। और आप, अगर हम मुल्तान शहर की बात करें तो ब्रांड रोड पे और इधर उधर बहुत ज़्यादा रश भी है और बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, उनके पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं। और इन तकरीबात के हवाले से जितनी भी एक्साइटमेंट है लोगों में, हम जानते हैं, हमारे साथ हमारी रिपोर्टर हैं सुहेरा तारिक, उनसे जानते हैं कि आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला और लोगों में जो एक्साइटमेंट है वो किस कदर है और कैसी जा रही हैं तैयारियां। जी सुहेरा, बताइएगा। जश्न आज़ादी की आमद है और 14 अगस्त में बस एक ही दिन का वक्त बाकी रह गया है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि मुल्तान के शहरी बड़े भरपूर अंदाज में 14 अगस्त को मना रहे हैं। जैसा कि आप मुझे भी देख सकते हैं कि मैंने वाइट और ग्रीन कलर का ड्रेस इसीलिए पहना हुआ है कि मैं तो अभी से ये चीज़ फ़ील कर रही हूँ, एक दिन भी मुझसे वेट नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की आज़ादी का जो जश्न है वो धूमधाम से मनाना चाहिए। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी यही सिचुएशन है। जो गलियां हैं, बाज़ार हैं, मोहल्ले हैं,
बड़ी खूबसूरती के साथ सजा दिए गए हैं। मैं इस वक्त जिस मार्केट में हूँ इसको मुल्तान की शाहीन मार्केट कहा जाता है और जब 14 अगस्त होती है तो ये पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंज़र ही अलग होता है। जो झंडे लगे हुए हैं, पाकिस्तानी परचम हैं, झंडियाँ हैं, बैजेस हैं, चूड़ियाँ हैं और इतनी प्यारी प्यारी एक्सेसरीज़ हैं यहाँ पर कि देखकर दिल खुश हो जाता है। इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है उसके चेहरे से भी फ़ील यही हो रहा है और उनकी बातों से भी यही फ़ील हो रहा है कि आज़ादी से बड़ा जश्न और ख़ुशी का दिन जो है वो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज़ादी जो है वो कहा जाता है कि हज़ार नेमत भी है। इस वक्त मुल्तान के बाज़ारों में सिचुएशन ये है कि शॉपिंग हो रही है, लोग 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए बहुत सी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी परचम ख़रीदे जा रहे हैं, झंडियाँ ख़रीदी जा रही हैं, लाइटिंग्स ख़रीद रहे हैं। दुकानदार और ख़रीदार दोनों ही खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न है और इस बार जो है वो आज़ादी की खुशी लोगों में डबल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एक सिचुएशन हुई थी वॉर वाली, उसके बाद जिस तरह से हमारी अफवाज ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था और हमारी आज़ादी का जो कमबैक हुआ है उसको लेकर मुल्तान के शहरी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और आवाम में जो जोशो जज्बा है 14 अगस्त को लेकर वो दीदनी है। जी, सुहेरा ने बहुत अच्छे से आपको बता भी दिया है और दिखा भी दिया है कि जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला और जश्न आज़ादी को मनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो पुरजोश तरीके से जारी हैं। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू भी करने वाले हैं हम। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ राशिद इकबाल साहब, जो कि साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की अच्छा, तरह। ज़ुहैब हमारे लिए बड़ा असासा है। वैसे तो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ ही, हमारी टीम जो है वो असासा है हमारे लिए। ज़ुहैब सीनियर रिपोर्टर होने के साथ साथ एंकर पर्सन भी हैं, तो ज़ुहैब बड़ा अच्छे से सर्व भी कर रहे हैं अपनी बीट के लिए और बीट के हवाले से और लोगों के लिए ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा सर्व कर रहे हैं। ज़ुहैब, आपका काम तो लोग वैसे ही बहुत तारीफ़ करते हैं, तो हमने भी सोचा कि आज हम भी आपके काम की थोड़ी तारीफ़ कर दें, क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। कोशिश जो है वो करते रहते हैं कि बेहतर से बेहतर करने की जो है वो कोशिश करें और लगन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर इस सारी सूरत हाल में शॉर्टकट आ जाए तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। बिल्कुल। तो बस एक कोशिश में जो है वो लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की मदद हो सके या कोई पॉजिटिव वे दिखा सकें। अगर कहीं पर कोई नेगेटिविटी है तो उसको भी इस अंदाज में पेश किया जाए कि जो हमारे हुकाम है वो नाराज़ भी ना हो और उस पर अमल दरामद भी जो है वो हो जाया करे। तो बस यही छोटी सी कोशिश जो है वो करते रहते हैं। ठीक है जी। राशिद साहब, आप हमारे साथ हैं, बड़ी एजाज़ की बात है और आज हम बड़े अहम मौजू पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारी सनतकार जो है वो इस सिचुएशन में जो भी बजटिंग की सूरत हाल हुई उसके बाद आप बताइएगा कितने मुतमईन हैं इस वक्त जो हमारे सनतकार हैं, जनूबी पंजाब के सनतकार हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि बजट के बाद काफ़ी एफबीआर की तरफ से जो नए क़वानीन और ज़ाब्ते लाए गए उनमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जो नाकाबिले अमल थे। तो हमने बात हुकूमत से शुरू की, पहले वज़ीर ख़ज़ाना साहब से, फिर चेयरमैन एफबीआर से और फिर वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म से भी बात की, मगर बात बन नहीं रही थी। तो फिर इत्तेफाक से हमारे बड़ों की मुलाकात फील्ड मार्शल साहब से हो गई। तो मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब ने बहुत अच्छा किरदार उन्होंने अपना निभाया और उन्होंने ताजर बरादरी का और हुकूमत का एक ऐसे दरमियाने रास्ते के ऊपर समझौता करा दिया जो अब काबिल अमल है सबके लिए। अब मुतमईन है? जी मैं अब मुतमईन। अब मुतमईन है। चलें, ये तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जब तक हमारे सनतकार मुतमईन नहीं हो सकते तो हमारी मईशत पे बड़ा बुरा असर डल सकता है ना इस चीज़ का। जी, वो जो जब से बजट आया है आप देख लें उसका ही असर है वो मईशत के ऊपर। जो साकत जामत खड़ी है, ग्रोथ नहीं हो रही, वो इन्हीं वजह से है। और इस दफ़ा का बजट मैं समझता हूँ हुकूमत एक तरफ तो अपनी तरफ से डिजिटलाइजेशन को करने की कोशिश कर रही है
और मगर ऐसा है कि हमारे मुल्क में अभी तालीम की मिकदार इतनी कम है कि अवाम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन करनी है तो पहले जो यूज़र है उसको अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है, उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे एक नया कानून आया है कि हर ट्रांसपोर्टर ने ई बिल्टी काटनी है जब ट्रक या गाड़ी अड्डे से बाहर निकलेगी। तो अब आप बताएं, जो बड़े शहरों में ठीक है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ भी बड़ी हैं, वहाँ पर तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं काउंटरों पे, वो काट लेंगे। मगर रुझान में एक दो ट्रकों वाला जो अड्डे का मालिक है, क्या वो ई बिल्टी काट लेगा? नहीं, उसको possible तो ही नहीं है। बटनों वाला मोबाइल अभी बेचारे को चलाना नहीं आता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, अब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हमने भी जाना है, पीछे तो नहीं रह जाना, मगर उसको लागू करने के तरीके जो हैं वो हमारे अदारों के और हुकूमत के, बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत है। और सर आप अगर देखें हमारे यहाँ जब ये सोशल मीडिया आप इंटरनेशनली देखें तो कब से कॉमन था, लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया और ये चीज़ें आईटी की फील्ड ये पिछले कोई 5 से 6 साल से ज़्यादा कॉमन होना शुरू हुई। तो हम चीज़ों को अडॉप्ट लेट करते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन लेट होती है। फिर आप इदारों की आपने बात की तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कॉमन हो गया अब के टाइम में, पिछले कोई 2-3 साल से। लेकिन देखें हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस उसी तर्ज पे चल रहे हैं जो कि पहले थे। हमें अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना है, हम चाहते हैं हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो तमाम इदारे डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर जाएं, तो हमें तालीमी इदारों से पहले स्टेप लेना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और देख लें, हम अभी तक अपने बच्चों को C++ और जावा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जबकि कोडिंग का तो ही ख़त्म हो गया है, ह्यूमन डोमेन से तो कोडिंग बाहर निकल गई है। अब तो AI से जिस तरह का मर्जी चाहें आप कोड जनरेट करवा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी ऐसी, ये फील्ड ऐसी है कि इसमें तरक्की इतनी स्पीड से हो रही है कि जो चीज़ आज वैलिड है वो कल ऑब्सोलीट हो जाती है। ऐसा ही है। तो जब तक आप अपनी स्किल्स इन्हांस साथ की साथ नहीं करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। जहां आप रुक जाएंगे वहीं आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़ुहैब, अभी एक ख़बर ये भी है कि FBR में स्टाफ की कमी का सामना है, तो बताइए कि ये क्या वजूहात क्या हैं इसके पीछे और हक़ाइक़ क्या हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, असल में ना बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर स्टाफ की कमी का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ किसी को रिपोर्ट किया FBR में कि वहाँ पर अभी एक बड़ी तादाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो खाड़ पिछाड़ भी हुई है, कमिश्नर लेवल से लेकर, और उसके बाद हमने देखा कि चीफ कमिश्नर लेवल तक पूरे पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, और इवन कि असिस्टेंट्स कमिश्नर्स के भी जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। अब जब राष्ट्र मैंने डिप्टी डायरेक्टर से इस हवाले से पूछा कि स्टाफ के हवाले से जो है वो कितने मुश्किलात का सामना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जो ऑफिसर है उसके पास 4 से 5 चार्जेस मौजूद हैं। मतलब कि डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, कि कोई सोप को देख रहा है, कोई किसी फैक्ट्री को देख रहा है, कोई अपहोल्डिंग को देख रहा है, विद होल्डिंग को देख रहा है, तो कोई कौन से जोन को देख रहा है। तो 3 से 4 एक बंदे के पास, जब जाहिर सी बात है कि उसके पास 3-4 जोन होंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो काम पे इम्पैक्ट है वो भी बहुत बुरा पड़ेगा, मुतासर होगा। और फिर उसके साथ साथ जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है, या आपके पास कोई इन्फोर्समेंट टीम ऐसी मौजूद नहीं है कि जो कि टैक्स रेवेन्यू के हवाले से जो है वो काम कर सके, तो उसमें भी उनको बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और इस चीज़ का इदराक जो है वो आला हुकाम को भी है कि हमारे पास इन ऑफिस में जो है वो स्टाफ की कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रेशर आता है, जैसे अब कुछ अर्से तक सालाना गोशवारों की बारी आ जाएगी, फिर यही अफसरान जो हैं वो फिर रात को लेट नाइट जो है वो बैठा करेंगे, क्योंकि कई जोन इनके पास होंगे, कई डिपार्टमेंट्स इनके पास होंगे, तो फिर यही अफसरान जो हैं वो रात तक बैठे रहेंगे।
तो जाहिर सी बात है हुकूमत के तो फिर पास जो भी एक पर्सन ने जो अपनी सारी एफर्ट्स हैं वो स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट में करनी Yes. होती हैं, जब उसकी तो ही काम बेहतर एफर्ट्स होगा। डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, 4-5 हाँ। डिपार्टमेंट्स में चली जाती हैं, तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो 100% परफॉर्म कर सकता है सवाल ही नहीं उन पैदा सारे होता। डिपार्टमेंट्स में। नहीं, आम आदमी को भी देख लेना, अगर हमें कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि हमने ये डिपार्टमेंट्स को जो है वो एक ही सिनेरियो में या एक ही वक्त में जो है वो करना है, तो जाहिर सी बात है हमारे काम पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही हुआ है हुकूमत के लिए भी, क्योंकि IMF भी हमारे पीछे, और उसने भी जो है वो इस वक्त सनतकार भी उन्हीं के निशाने पर हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने टैक्स जो रेवेन्यू है उसको जनरेट तो करना है, उसको बजाय कम करने के उसको बढ़ाना है, और हर साल ये टैक्स टारगेट जो है वो बढ़ता ही होता है। तो अभी क्योंकि गोशवारे की बारी आ जाएगी, उसके बाद फिर दीगर और मामलात आ जाएंगे, तो इनके पास ना तो कोई ख़ास इन्फोर्समेंट की टीम है, लेकिन हमेशा जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है तो कह तो दिया जाता है कि हमने अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लिया है। अब पता नहीं वो कौन सा टारगेट जो है वो पूरा होता है। खैर यही एक इशू है, आई थिंक इस चीज़ का इदराक है, और हुकूमत के पास इतना सोर्स नहीं है उनके पास कुछ देने के लिए। वो तो पहले ही गोल्डन हैंडशेक के तहत मुलाजमीन को जो है वो वापस घर भेज रहे हैं कि आप जो है वो बैठें, घर बैठें। तो एक ये इशू है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी और बेरोज़गारी के हवाले से भी। तो उम्मीद है कुछ स्टाफ पूरा होने की तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इन्हीं स्टाफ से जो है वो काम चलाया जाएगा, और इन्हीं स्टाफ से अगर काम चलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो अफसरान है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब काम का बर्डन पड़ता है तो फिर वो चीज़ नहीं रह जाती 100%। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी सर, मुझे बताइएगा कि शरह सूद इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रही है, और इसको हम कहते हैं हमेशा कि शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाना ज़रूरी है, जबकि सिंगल डिजिट में भी जब 6-7% पर जाता है तो वो भी मैक्सिमम होता है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि वो जो डबल डिजिट में है उसको सिंगल डिजिट में आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो ऐसे है कि सारी दुनिया में एक तरीका है पॉलिसी रेट तय करने का कि इन्फ्लेशन +1। इन्फ्लेशन +1 +1 तो जब हमारे मुल्क में 20-21%, 22% इन्फ्लेशन चल रही थी, उस वक़्त ये 23% का इंटरेस्ट रेट समझ में आता था। अब तो हुकूमत के अपने अदाद शुमार कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 3% पे आ गई है। अच्छा। तो अब इंटरेस्ट रेट को 11% पे मेंटेन रखना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, पॉलिसी रेट कम होता है, तो सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत का अपना है। सबसे बड़ी क्रेडिटर हुकूमत खुद है। बैंकों से खरबों रुपया हुकूमत ने उधार लिया हुआ है, जिस पे उनको अब 11% देना पड़ रहा है। अगर वो कम हो जाए, इसलिए आप देख लें पिछले 3-4 साल से बैंकों की बैलेंस शीटें उठा के देख लें, हर बैंक ने खरबों रुपया प्रॉफिट कमाया है। उसकी वजह यही थी कि 23% तो इंटरेस्ट रेट चल रहा था। तो अभी भी 11% भी बहुत ज़्यादा है। ये सिंगल डिजिट तो खैर 9% पे ही आ जाएगा, उसको भी सिंगल डिजिट ही कहते हैं। और ये पिछली 2 जो कमेटियों की पॉलिसी रेट के जो मीटिंगें हुई हैं, उन दोनों से पहले हमने भरपूर मुज़ाहमत की, कोशिश की, बयानात जारी कराए, ख़त लिखे कि इसको कम किया जाए, मगर स्टेट बैंक ने हमारी किसी भी बात को नहीं सुना। अच्छा। तो प्रेशर तो हम अगली मीटिंग पर भी इंशाल्लाह पूरा मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। और अगर शायद इनको भी कोई बात थोड़ी सी समझ में आ जाए कि ये इनके अपने भी फ़ायदे की बात है, तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। बाकी कितना कम होना चाहिए वो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि पॉलिसी रेट में चेंज जो है वो ग्रेजुअल होनी चाहिए। ऊपर जा रहा हो बेशक नीचे आ रहा हो, आप हर महीने करते जाएं, 1-1% आधा फीसद करते जाएं, मगर एकदम नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी फिर मार्केटें हिल जाती हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और उसका भी मुईशत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आवाम के लिए भी तो उतनी तंगी होती है। हाँ, जाहिर है आवाम के लिए तो उसी वक्त तंगी होनी शुरू हो जाती है जब अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, जब मार्केटों में कोई भी ऊंच नीच होती है। ज़्यादातर तो जब ख़ास तौर पे जब मार्केट नीचे जाती है तो छोटे सरमायाकार का ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा सर, जश्न आज़ादी का सिलसिला भी जारी है, और अभी
आज़ादी के दिन को मनाने में, वैसे तो हम अभी भी मना रहे हैं लेकिन एक दिन बाकी है, तो हुकूमत की तरफ से एक फ़ैसला आया, एक अनाउंसमेंट हुई कि जी बाजों पर पाबंदी, कहने को ये एक अच्छा स्टेप है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेना चाहिए। नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है और महज़्ज़ब कौमें हमेशा जो है वो अपनी तकरीबात ऐसे नहीं मनाती। लेकिन दूसरी जानिब अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए, वही बात मैं आपकी बात से कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि देखिए फ़ैसला आया, अनाउंसमेंट हुई 4 से 5 रोज़ पहले, 6-7 को या 8 को, जब बड़े ताजर सारे थे वो फ़रोख्त कर चुके थे, सेल परचेज़ हो चुकी थी, जब छोटे छोटे ये जो स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं उनके पास चीज़ें पहुंच चुकी थी जिन्होंने स्टॉल्स पर रख ली थी और आवाम ने उनसे ख़रीदना भी शुरू कर दी थी। तो ये पॉलिसी अगर शायद पहले बन जाती तो बेहतर था। हाँ, हमें हर चीज़ बहुत देर से याद आती है और ये चीनी वाला ही मामला देख लें कि शुगर मिलें हुकूमत के पास गई कि हमारे पास पिछले साल की बनी हुई चीनी पड़ी है, वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें। तो हुकूमत ने उनको पिछले साल की चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी और फिर इस साल की जो चीनी थी उसके ऊपर पाबंदी लगानी थी कि वो एक्सपोर्ट ना हो सके, वो हुकूमत भूल गई। तो उन्होंने इस साल वाली जो चीनी थी वो भी सारी एक्सपोर्ट कर दी। तो अब हम चीनी इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं क्योंकि अब हमारे अपने मुल्क में चीनी नहीं है। तो ये तो ऐसे ये तो डेली बेस पे ऐसे ब्लंडर्स होते हैं हमारे। देखिए वो कहने को एक ब्लंडर है लेकिन वो आवाम के लिए बड़ा नुकसान है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मगर ये है कि उसके लिए प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग चाहिए, अच्छी एडवाइस चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमसे इनपुट लिए बगैर हुकूमत को चाहिए कि कोई काम करने से पहले जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरत कर लिया करें। बिल्कुल ऐसा। सर हम एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत का ताउन कितना अहम है आम सनतकारों के साथ? देखिए एक्सपोर्ट हुकूमत के ताउन के बगैर तो बढ़ ही नहीं सकती। ये तो एक मुस्तनद सी बात है, सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहा। चाइना आज कल दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है और फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड उसको कहते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं है, वो वहाँ पर हुकूमत उनके एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। बल्कि बाज़ मुल्क तो चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये प्लैंड डंपिंग कराते हैं हमारे मुल्कों में, कि जानकर हुकूमत इतनी सस्ती कर देती है उनकी चीज़ें एक्सपोर्टर्स के लिए कि वो फिर सारी दुनिया में आके इतनी सस्ती बिकती हैं कि कोई भी फिर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये तो एक हकीकत है। मगर अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है हमने पाकिस्तान की, तो मेरा ख्याल है कि हमको दूसरे सेक्टर्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होना पड़ेगा। हमने अपनी सारी तवज्जो 2 सेक्टर्स के ऊपर मरकूज़ की हुई है। एक तो हमारी HR है, जो हमने बंदे बाहर भेजे हुए जो वहाँ से फिर रिमिटेंस भेजते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। तकलीफ दे बात है बहुत, मगर हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। और दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल है। तो ये 2 शोबे हैं जो हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लेके आते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे शोबे ऐसे अभी निगलेक्टेड पड़े हैं जिनके ऊपर अगर हम तवज्जो दें तो हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाले बड़े मुल्कों में है और हमारे पास एग्रीकल्चरल इनपुट बहुत सस्ती अवेलेबल है। आप देखें फल और सब्जियां अपने सीज़न पर ढेरों पर आकर बिकते हैं। तो अगर उनकी वैल्यू एडिशन की जाए तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का एवेन्यू बन सकता। और इसी तरह जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं और कॉस्मेटिक्स हैं, ये हमने इनको ड्रैप के अंडर डाला हुआ है। तो ड्रैप है दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी, वो हर चीज़ को उसी नज़र से देखते हैं कि ये दवाई की नज़र से देखते हैं। तो जितनी देर में ड्रैप का सर्टिफिकेट आता है उतनी देर में एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ एक्सपायर हो जाती है। तो अगर हम अपनी कोई कानून साजी बेहतर कर लें तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है। सारा मिडल ईस्ट और सारे अफ्रीका में
हम हमारी कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो जा एक्सपोर्ट सकती हो हैं। सकती हैं। वो एक बहुत अच्छा एवेन्यू है अगर हम उसको डेवलप कर लें। बाकी ये जो आजकल आईटी की एक्सपोर्ट हो रही और डिजिटल कंटेंट की एक्सपोर्ट हो रही, ये भी एक बहुत अच्छा एवेन्यू है। और अब देखें तकरीबन $3 बिलियन तक तो पहुंच गई है आईटी की एक्सपोर्ट, जो हुकूमत के अपने सेंसेस है। अच्छा। और मगर इसमें पोटेंशियल है कम से कम $40-50 बिलियन का। हम अगर अगेन इसमें भी अगर थोड़ी सी Effort put करना है। कानून साजी ऐसी कर दें जो उन लोगों के लिए सहूलतमंद हो, और कोई हम प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्लेटफॉर्म ऐसा पेपाल जैसा अपने मुल्क में ले आएं, जिससे फिर उन बच्चियों को पेमेंट बाहर से आ सके जब वो अपनी सर्विसेज बेचें डिजिटली। तो अगर ये हुकूमत इन दो तीन ये काम कर ले तो मैं समझता हूँ कि आईटी के ऐसा सेक्टर ही है। में भी बहुत पोटेंशियल है और उसको भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है। अब जितनी आम होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है, हर बच्चा और हर बड़ा एजुकेशन के साथ साथ खुद कमाना चाहता है और वो कमाने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करता है। अभी आपने बात की कि डिजिटल जो एक्सपोर्ट है आईटी के डिपार्टमेंट में, वो बड़ी ज़्यादा है पोटेंशियल उसमें। तो हम आप हर घर में देखें, हर घर में बच्चा एक ऐसा लाजमी है जो बैठा डिजिटली किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज बेच रहा है बैठ के, और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बेचने से बेहतर है कि मैं बाहर अपनी सर्विसेज बेचूं, क्योंकि उनका पेमेंट मेथड, पेमेंट क्राइटेरिया, पेमेंट पॉलिसीज़ और जो पेमेंट की परसेंटेज है वो बड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। तो सर वाई नॉट कि हम अपने टैलेंट को अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अपने टैलेंट को अपने लिए इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि जो प्रोडक्ट वो टैलेंट बनाता है उस प्रोडक्ट की अभी हमारे मुल्क में ज़रूरत नहीं है। वो एडवांस मुल्कों में जाकर बिकने वाली चीज़ है जो वो बना रहा है। अगर वो कोई वेबसाइट की डिज़ाइन को इम्प्रूव कर रहा है, या अगर वो कोई नया ऐसा प्रोग्राम लिख रहा है जो किसी के काम को बहुत आसान बना दे, या वो कोई भी डिजिटल कंटेंट जनरेट कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, कुछ भी है, तो वो जब बनाता है तो उसकी मार्केट वहीं पर है जहां वो बेच रहा है, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर मार्केट होती तो पाकिस्तान में भी उसका कंटेंट बिकता। जितनी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर उतना का कंटेंट ऑफ कोर्स उन बच्चों का पाकिस्तान के अंदर भी बिकता है। ठीक है। अच्छा ज़ुहैब, मुझे बताइएगा, जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वैसे तो वो अरू हैं, तो सियासी जो पार्टियां हैं उनके डेरों पर भी रश लगा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, ये सूरत हाल है कि हमेशा की तरह जो है वो जो सियासी शख्सियात है अगर वो शहरों से बाहर होती हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने शहर में आकर अगर कोई तकरीब है तो वो अपने लोगों के साथ जो है वो मनाए, अदरवाइज़ वो फिर उस चीज़ को इग्नोर करना जो है वो बेहतर समझते हैं। और बहुत सारी हमारी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जो कि यूरोप के दौरे पर निकल जाती हैं बाहर और अपनी आवाम के साथ, और बहुत सी ऐसे छुट्टियां मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जो है वो, हाँ, वो अपनी आज़ादी जो है वो हल्के के लोगों से हासिल करना चाहते हैं, और वो फिर कोई यूरोप चला जाता है तो कोई कहाँ तो कोई कहाँ। इस वक्त भी हमारे कुछ मुंतखब MNAs जो हैं वो इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, निकल चुके हैं। हाँ, वो विद फैमिली जो है वो इस वक्त जा चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, अभी आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जो MNA हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, वो बार्सिलोना में मौजूद हैं और उनसे कोई घड़ी छीन के ले गया, और उस घड़ी की सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। हाँ, उस घड़ी की जो कीमत है वो 1 करोड़ से ज़ायद है। हाँ, हम इस चीज़ को अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। मियाँ साहब की जो मुस्कुराहट है वो यानी हमारे लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि सिर्फ एक ब्रांड, एक नाम को तो लेने बहुत के सस्ती लिए, है, एक नाम को लेने के लिए 1 करोड़ रुपए की घड़ी। देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, हम अपने मुल्क के लोगों के लिए, अवाम के लिए खर्च करने की बात करते हैं, तो फिर ये 1 करोड़ अगर आपने अपनी एक सिंगल घड़ी पे लगा दिया तो समझे बाकी करोड़ कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो अब वो कमेंट्स तो बहुत इंटरेस्टिंग थे, वो ऑन एयर बताने के काबिल नहीं है। तो फिर उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट भी जो है वो जारी की थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मीडिया के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वैसे तो सोना मर्द पर हराम है,
लेकिन जब आप सफ़र पे निकले तो एक सुन्नत है कि सोना साथ हो, अच्छा। लेकर जाएं कि कहीं पर अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप सोना फ़रोख्त भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी हद तक ये कंसेप्ट जो है वो समझ बस में फिर आ- हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हाँ। ही रह जाते हैं। तो फिर वही वही बात आ गई कि कुछ लोग हल्के के लोगों से आज़ादी हासिल करने के लिए यूरोप के ममालिक जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर खुशकिस्मती से यहाँ पर पाए भी जाते हैं। तो कल भी यहाँ पर तकरीबात होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मलिक मंजूर डुमरा की रिहाइश गाह पर जो है वो तकरीब का इनकाद होगा, फ्लैग होस्टिंग वहाँ पर होगी, और वो एक बड़ी तकरीब जो है वो होने जा रही है। वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती है। और फिर इसके साथ साथ जो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका भी कल इनॉग्रेशन जो है वो होने जा रही है। अली कासिम गिलानी जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। वो भी एक बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर इनॉग्रेशन हो। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट भी किया था, और वो भी कल इनॉग्रेशन जो है वो होने जा रही है। इसके साथ साथ जो छोटी मोटी जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबात हैं, कुछ तकरीबात का आगाज़ जो है वो सुबह सवेरे ही हो जाएगा, और कुछ तकरीबात जो हैं वो फिर रात गए तक म्यूज़िकल कंसर्ट की सूरत में जो है वो जारी रहेंगे। अभी तक हमने देखा नहीं, बदकिस्मती से कोई कॉन्सर्ट ही नहीं आया मुल्तान में, ना ही मैं कोई भी हम हाँ। कल भी ये जिक्र कर रहे थे इस बात आप का, तो आज होस्ट भी भी करती रही हैं बहुत हाँ सारी बिल्कुल इवेंट्स ये को। जिक्र कर रहे थे हम कि कोई कॉन्सर्ट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। हाँ। अब जो हमारी यंग जनरेशन है वो बेचारी बहाने ढूंढ रही होती है कि हम किस बिल्कुल तरह ऐसे ही। रिलैक्स हो सकें, हमारा स्ट्रेस रिलीज हो सके। कोई ऐसी यंग जनरेशन के लिए कोई ऐसी तकरीबात नहीं है। अच्छा, फिर जब हम आज़ादी की तो तकरीबात बाजी के बारे बजाएंगे में और क्या करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हाँ। अच्छा, मैं बात करी थी कि हम आज़ादी की तकरीबात की बात करते हैं, तो क्या आज़ादी की तकरीबात सिर्फ ये 14 अगस्त तक हैं, उसके बाद 14 अगस्त के बाद हम भूल जाएंगे? अच्छा, मैं ना सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसे वायरल होने वाली पोस्ट भी पढ़ रही थी कि वो लोग जो पिछले चंद सालों से या पूरा साल रोते हैं इस मुल्क से बाहर जाने के लिए, वो 14 अगस्त वाले दिन जो है वो झंडा भी लहराएंगे और नगमे भी गाएंगे और अपने वतन से मोहब्बत का बड़ा इजहार करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें आज़ादी वाला दिन जो है उसको मनाने के साथ साथ हमें आवाम को बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी देनी भी पड़ेगी। लेकिन जो कि बहुत मुश्किल काम है कि अब देखिए ना, हर इंसान किसी न किसी ऐसे मसले में जो है वो जो जकड़ा हुआ है, उसको उस सूरत हाल से आज़ाद करना जो है वो थोड़ी सी बहुत- महंगाई से आज़ादी दे दें। नहीं, बहुत मुश्किल है कि महंगाई से जो है वो आज़ादी हासिल की। जैसे गवर्नमेंट के फिगर्स कुछ होते हैं, आप फिर realities देखें कुछ हमारी होते हैं। आवाम आज़ादी को मनाती कैसे है। बाजे बजाकर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लिप्स भिजवा दूंगा कि लोग फिर अभी भी बाजे फरोख्त भी हो रहे हैं, लोग बजा भी रहे हैं, और 14 अगस्त पर भी यही सूरत हाल रहेगी। आप जितनी मर्जी पाबंदी लगा लें, यहाँ के जो लोग हैं वो देखिए, हर यहाँ वो तो कोई मौका नहीं पाबंदी- छोड़ते यहाँ किसी तो चीज़ को celebrate पाबंदी करने का। लगती पहले कि जब ये मैन्युफैक्चरर थे वो बनते कम, मार्केट में कम आते, फरोख्त टाइमिंग कम। गलत है ना। देखिए, आप जब ये चीज़ बन गई, मार्केट में आ गई, जो गरीब आदमी है, अब गरीब आदमी की यही छोटी छोटी सरमायाकारी होती है कि यार चलो मैं ये बाजे वगैरह ख़रीद लूँगा, इसकी फ़रोख्त ज़्यादा होगी और मुझे जो है वो कुछ इतनी इसमें कुछ बचत बच हो जाएगी। जाएगा। वो तो उसका तो ये एक माइंडसेट होता है ना। तो जाहिर सी बात है, जब उस गरीब के पास चीज़ आ गई, आपने आगे पाबंदी लगा दी, तो उसको कितना नुकसान होगा। तो वो किसी न किसी कोने पे या मोहल्लों में उसको जहाँ भी बेचना पड़ा तो वो बेचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अच्छा ज़ुहैब, यौम आज़ादी पर मौसम कैसा होगा, कोई स्पेल बताएं हमें। अच्छा, मैं कल ही मैंने डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे मेट के हैं उनसे मैंने जब बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि 13th एंड 14th यानी कि आज और कल। 13 भी कंसीडर इसी में ही होता है कि यौम आज़ादी के हवाले से उन्होंने कहा कोई बारिश जो है वो नहीं होगी। अच्छा, आज मैं आई हूँ, जब सुबह मैं आई हूँ, घर से निकली हूँ, तो मुझे आम दिनों की निस्बत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। आज वो आज टेम्परेचर धूप ज़्यादा की रहेगा तपश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और दोनों दिनों में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। कोई बारिश का इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। हाँ, हल्के हल्के बादल जो हैं वो मौजूद रहेंगे, लेकिन कुछ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, उससे ज़रा गर्मी का जो प्रेशर है वो ज़रा कम रहेगा। लेकिन 19 तारीख से लेकर फिर बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो वो जाएगा। 21 तारीख तक जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ कहीं जनूबी मूसलाधार पंजाब बारिश में। जो है वो, हाँ, साउथ पंजाब में। और ठीक अगर है। मुल्तान की बात करें तो ये बारिश जो है वो तब रहेगी। तो अब जिन्होंने झंडियाँ लगाई उनकी झंडियाँ अब जो है वो गीली नहीं होने जा रही, वो झंडियाँ जो है वो घरों में वो लगी रहेंगी। इत्मीनान रखें। हाँ, ठीक है जी, एक ब्रेक पर जाएंगे। हमारे बचपन में हमेशा बारिश हो जाती थी। हाँ, झंडियाँ ऐसा सारी। होता था। खैर, हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे ज़रूर। आपको पता है हमारा एक बड़ा मज़ेदार सा सेगमेंट होता है, बड़ा लाइवली सेगमेंट होता है, जिसमें हम बर्थडे विशेस करते हैं लोगों को।
तो जी आज जिन लोगों को हम बर्थडे विश करने जा रहे हैं उनका मैं नाम लेती चलूँ, उनको बर्थडे विश कर देते हैं। महबूब अहमद CRE रोही टीवी हैं जी, आपको आपकी सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। रोही टीवी की पूरी टीम की जानिब से, हमारे मेहमानों की जानिब से और हमारी जानिब से हमेशा खुश रहें। इसी के साथ साथ हैं हुसीब कुरैशी और हसनैन इरफान, इनको भी सालगिरह की बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उमर अयाज को भी सालगिरह की बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं जी आप अपना आज का दिन बहुत अच्छे से गुजारें, इंजॉय करें। उम्मीद करते हैं जी आप अपना आज का दिन बड़े अच्छे से गुजारेंगे और अपने आसपास के लोगों के साथ गुजारेंगे, अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। कोशिश करें जो ऐसे दिन आते हैं उनको सेलिब्रेट कर लिया करें अपनी फैमिली के साथ। अच्छा जी सर, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं और इसके साथ साथ बिजली की जो कीमतें हैं, उन्होंने कितना असर डाला है हमारी इंडस्ट्री पर, हमारी सनतकारों की ज़िंदगियों पर? ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बंद होने की वजह ही बिजली के बिल हैं। अच्छा। और जैसे कि आपको पता ही है कि ज़्यादातर हमारी तकरीबन 70% टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है और लोकल कंजम्पशन बहुत थोड़ा हिस्सा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कीमत है तकरीबन 14 सेंट पर किलोवाट आवर और हम तकरीबन 1.5 साल से हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको कम करके कम से कम 9 सेंट पर किलोवाट आवर पे लाया जाए, क्योंकि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन तमाम मुल्कों में जिनसे हमारी टेक्सटाइल को मुकाबला करना पड़ता है, वहाँ पर बिजली का रेट है 5 से 6 सेंट। तो हम तो फिर भी 9 सेंट कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बिजली का रेट कम करना चाहिए और बिजली का रेट उस वक्त तक कम नहीं हो सकता जब तक ये IPP से अपना पीछा नहीं छुड़वाते। और IPP से कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मुआहदे किए हुए हैं, तो हम कई दफ़ा इनको समझा चुके हैं कि भाई आप मुआहदा ना तोड़ें, आप सिर्फ इनका फोरेंसिक ऑडिट करा लें। एसेट उतने का है ही नहीं। हम इनको कैपेसिटी पेमेंट जो करते हैं वो इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है कि अगर 1 अरब रुपए का प्लांट है तो हम 40 लाख रुपया महीना देंगे। तो इन्होंने जो 60 से 65 मिलियन डॉलर में जिस तरह के प्रोजेक्ट लगे, बांग्लादेश में, इंडिया में लगे, मलेशिया में लगे, वही पाकिस्तान में आके 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के हो गए। अच्छा। तो उनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा के उन्होंने हुकूमत को बताई, तो अब वो कैपेसिटी चार्जेस भी जाहिर है फिर उस बढ़ाई हुई कीमत के ऊपर ही कैलकुलेट हुए हैं। तो हमने तो ये हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि आप मुआहदे कैंसिल ना करें, आप ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाएंगे, ये लोग आपको घसीटेंगे, आप इनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं और कैपेसिटी एग्रीमेंट दोबारा कैलकुलेट कर लें, मसला हल हो जाएगा। मगर हुकूमत उस तरफ आई ही नहीं अभी तक। और आपके सामने है, देख लें बिजली का रेट अभी भी इलाके में, पूरे साउथ वेस्ट एशिया में पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है, बिल्कुल। और गैस भी अब ऐसे ही हो गई है। गैस भी हमारे ये पूरे रीजन में सबसे महंगी गैस भी अब पाकिस्तान में ही है। एक गैस का आसरा होता था कि गैस सस्ती थी। हाँ, किसी ज़माने में थी और उस वक्त इतनी सस्ती थी कि जो उसकी असल वैल्यू थी उससे भी 10 गुना कम कीमत पर हुकूमत बेच रही थी, जिसका आज ये खमियाजा भुगत रहे हैं हम सब। और इसी तरह पानी की भी कीमत है, पानी भी हम हुकूमत बहुत सस्ता बेचती है, जो नहरी पानी है उसकी कीमत भी, अब पानी की कीमत बहुत बढ़ गई है, उस हिसाब से हुकूमत ने कीमतें नहीं बढ़ाई। देखा जाए तो अब तो आवाम ने सोलर लगवाना इतना शुरू कर दिया, फिर जो ग्रीन मीटरिंग हुई, जब बिजली का इस्तेमाल भी कम हो रहा है और ये सारी चीज़ें, सोलर भी लग गया, अब तो आप देखें हर घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो फिर भी बिजली की कीमतों में कमी क्यों नहीं आ रही? हाँ, बिजली की कीमतों में मैं बता तो रहा हूँ कि हमने कैपेसिटी एग्रीमेंट गलत किए हुए हैं। उन्होंने एसेट की कीमत बढ़ाई हुई है और हम इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे हम कैपेसिटी एग्रीमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक आप खुद ही बताएं कि अगर सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 1 अरब रुपए का एक कारखाना बिजली बनाने वाला आकर पाकिस्तान में किसी ने लगाया और वो हुकूमत को बता दिया कि ये 4 अरब डॉलर का मैं ये लेकर आया हूँ, तो अगर आपने कहा था कि आप 18% ROI देंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे, तो वो
वो तो 4 गुना ज़्यादा ले गया, वो 18% नहीं, वो तो 48% ले गया आपसे। तो यही कुछ हो रहा है जब से IPPs हमारे मुल्क में आए हैं, इसलिए हमारे मुल्क में इतनी बिजली महंगी है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस पर तो हुकूमत को काम करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये भी एक अहम सवाल मेरा है आपसे कि हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो हमारी यंग जनरेशन जो है जॉब की निस्बत, मैंने पहले भी बात की, वो एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो सनअतकारी में भी इंटरेस्टेड है, वो सरमायाकारी में भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि जॉब की जो पे रोल है वो बड़ा कम है। तो क्या मौजूदा सूरत हाल जो है वो नई नस्ल की जो लोग हैं, नए नस्ल की आवाम है, उनको सरमायाकारी के लिए बेनिफिशियल है? ऐसे है कि हमारे मुल्क में ना बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और जैसे मैं पहले बता रहा था कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है या लो कैपेसिटी पे चल रही है, तो उसकी वजह से डाउनसाइजिंग हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज़्यादा है कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में हुकूमत ने फिगर ही नहीं छापा। इससे आप अंदाज़ा कर लें, फिगर ही नहीं आया, फिगर ही नहीं छापा। इतना बड़ा था कि उन्होंने कहा कि इतनी इससे परेशानी से बचने के लिए कि वो फिगर ही ना छापे। बिल्कुल देते तो ही मगर बैरूनी ज़राए के से जो रिपोर्टें हैं और जो लोगों ने बाहर के मुल्कों के जो सर्वेज हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में 19 से 20% अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। और तकरीबन इतनी ही अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्ची ने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और घर में आया लगी हुई है। बिल्कुल सर, ये सूरत हाल जो है वो हमारे लड़के मुल्क ने में MPhil केमिस्ट्री किया हुआ है और सैनिटरी वर्कर भर्ती हुआ है। तो अगर आप अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी बीच में शामिल कर लें तो ये फिगर तकरीबन 40% तक चली जाएगी। ठीक है सर, वक्त चूंकि हमारे पास बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया और बड़े अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू की। अपने नए मेहमानों के साथ और उनका तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ताहिर सुल्तान साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं MNS UET मुल्तान, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, आप लोगों ने बुलाया। इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, MNS स्टैंड फॉर मोहम्मद नवाज शरीफ, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जी, इसको कौन नहीं जानता मुल्तान में। और इसी के साथ साथ हमारे एक और मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं, जो कि नीड ऑफ द डे है। और हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक उस टॉपिक को लेके आएँ, उस इंफॉर्मेशन को लेके आएँ जो इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि ज़रूरत भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब, जो कि चेयरमैन डिपार्टमेंट फूड साइंसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्योंकि फ़ूड खुराक जो है वो बड़ी अहम है, बड़ा अहम रोल भी है हमारे काम में भी, हमारी जॉब में भी, वर्क में भी, हेल्थ में भी, हर चीज़ में खुराक का बड़ा अहम किरदार है। तो इसलिए अहम गुफ्तगू भी है, अहम मौजू भी है। अच्छा सर, हम मुझे ये बताइएगा कि हम जब खुराक की बात करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, फिर मैंने ये भी जिक्र किया कि हम जब काम में जाते हैं, जॉब पे जाएंगे, अगर हम हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं, तो फिर ही हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारा खाना हेल्दी नहीं है, अगर हम फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे हम मेंटली कितने भी एक्टिव हों। तो हमें ऐसी कौन सी खुराक लेनी चाहिए जिससे हम जो जॉबियंस हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो जिनके अंदर एनर्जी भी रहे, लॉन्ग टर्म एनर्जी रहे, ऐसी कौन सी डाइट है जो उनको लॉन्ग टर्म एनर्जी देती भी है और उनका ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रखती है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके चैनल के तवस्सुत से मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज, डीन हूँ फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बहादुर ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान। एक अरबी का मकूला है, अल-अक्लुस सलीम फिल जिस्म सलीम, हमेशा सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है। बिल्कुल। और जो इंसानी सेहत है वो मुंतबिक है इस बात से कि वो क्या खुराक ले रही है। जिस तरह से हम पौधों को खुराक अच्छी देंगे तो पौधे उतना ज़्यादा फ्रूट लेते हैं और वो उतने ही ज़्यादा जो है वो ग्रो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हर ज़ीरू के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी अच्छी खुराक ले।
तो इंसानों को भी खुराक, ऐसी खुराक जो कि एक मुतवाज़न खुराक है, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मिकदार में मौजूद हों, ना वो ओवर हों ना वो कम हों। बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है जो कि मुतवाज़न ग़िज़ा है, जिसमें मल्टी वाइटामिन्स पर्टिकुलरली, अब सप्लीमेंट भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आइडियल यही है कि एक ऐसी खुराक ली जाए जिसके अंदर नेचुरली मल्टी वाइटामिन्स मौजूद हों, जिसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। और इसके बाद विटामिन बी कम्प्लेक्स, उसमें 8-10 जो है वो आ जाते हैं, और इसी तरह से विटामिन सी है। तो ये विटामिन अलॉन्ग विद मिनरल्स, जब ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी खुराक के अंदर, और उसके साथ साथ एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये चिकनाई जिसको बोलते हैं, जिसको निशास्ता बोलते हैं, ये अगर खुराक में प्रॉपर मिकदार में मौजूद है तो अल्टीमेटली वो खुराक सेहत के लिए बेहतर भी होगी, एनर्जी भी मिलेगी, और जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शन जारी रहते हैं जो एनर्जी पैदा करने वाले हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की हमारी एक्टिविटीज़ है। मैं एक एग्जांपल के साथ कि अगर आयोडीन की सिर्फ कमी हो जाए इंसानी जिस्म के अंदर तो इससे हाइपोथायराइडिज्म, मैं एक की बात कर रहा हूँ, हाइपोथायराइडिज्म होती है जिससे एनर्जी का लेवल कम होता है और अल्टीमेटली लेथार्जिक बंदा जो है वो वीकनेस, कमज़ोरी, चलने में नहाफत महसूस करता है और कमज़ोर होता है बंदा, उसकी एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें भूख की भी कमी होती है कि भूख कम लगती है? देखें, अगर मल्टी वाइटामिन प्रॉपर ले रहे हैं, मल्टी यानी फूड के अंदर सारे कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, यानी आप कौन से ऐसे फूड की टाइप्स हैं जो आप सजेस्ट करते हैं जिसपे विटामिन्स और ये मिनरल्स, जिनका भी आपने फैट सॉल्युबल विटामिन्स का जिक्र किया, ये तमाम मौजूद होते हैं? जो इंसान की फर्स्ट डाइट है वो मिल्क है। अच्छा, जिसको एक कंप्लीट ग़िज़ा समझा जाता है। सर लेकिन मिल्क तो देखें, अब हम डेली बेसिस पे क्योंकि ख़बरें सुनते भी हैं, आप भी ख़बरें सुनते होंगे, तो हम देखते हैं कि एक ख़बर बड़ी आम है कि इतना जो है, इतने मन दूध जो है वो पकड़ा है जिसके अंदर मिलावट थी, जो कि प्योर नहीं था। तो फिर कैसे हम, आप कह रहे हैं ना कि मिल्क जो है वो बेसिक चीज़ है, तो फिर दूध जो है वो हम कौन सा ले सकते हैं जो हमारे लिए मुफीद हो, जिसमें विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, फैट्स हों, जो हमारी तमाम बॉडी की नीड्स को पूरा करें? देखें, जो मिल्क की अफादियत से तो हम किनारा कशी नहीं इख्तियार कर सकते। ये तो सबको पता है कि भाई इंसान क्या, जितने भी मैमल्स हैं वो अपने बच्चों को दूध ही पहली खुराक है जो कि देते हैं, और हम भी यही कहते हैं कि जी आप पहले घंटे के अंदर से जब बच्चा पैदा हो जाए तो दूध उसको शुरू करवाएं, बिल्कुल, और 6 माह तक सिर्फ उसको दूध पर रखें। 6 माह के बाद उसको सॉलिड डाइट पे थोड़ा सा ले जाना शुरू करें, ताकि, क्योंकि अब ये वो वाला दूध है जो मदर दूध, जिसकी मैं माँ के दूध की बात कर रहा हूँ, मदर फीड की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें सारे ही विटामिन्स और मिनरल्स जो माँ के अंदर होंगे वही उसको आएंगे। इसीलिए फिर माँ की ग़िज़ा की हेल्दी होना ज़रूरी है, इसीलिए ये कहा जाता है। माँ हेल्दी कैसे हो सकती है? एक सवाल मेरा फिर से वही है कि जब हम दूध की बात करते हैं तो जो हमें मार्केट में दूध मिल रहा है या जो दूध हमारे घरों तक पहुँचता है वो मिलावट से भरपूर होता है, वो केमिकल से भरा पड़ा होता है, तो हम कैसे उसकी अफादियत हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये तो हमारी अथॉरिटीज़ का रोल बनता है ना कि वो वाला जो दूध है उसको कोशिश करें कि भाई ये मिलावट से पाक मार्केट के अंदर ना आए। अच्छा। अलबत्ता ये है कि हमारे देहात कल्चर में तो खैर वैसे अवेलेबल होता है, फ्रेश मिलता भी है, फ्रेश। शहरों में भी अब घरों के अंदर हमारे दूध आता है तो हमें 2-4 दिन 10 दिन के अंदर पता चल जाता है कि भाई ये दूध कैसा है, इससे दूध सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये डब्बे के दूध के बारे में मिथ्स मौजूद हैं कि जी शायद इसके अंदर, हालांकि ऐसा नहीं है। जब उस डब्बे के दूध को पास्चराइज कर दिया जाता है और उसके अंदर डिपेंडिंग उपान के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी है और वो मिलावट नहीं कर रही है, तो वो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, वो सही है दूध पीने के काबिल, बल्कि उसके अंदर विटामिन ए और डी ऐड किया जा रहा है सिंथेटिकली भी, जो दूध है जो आम मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो कि डब्बे का। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि पास्चराइज मिल्क यूएसटी की बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि पास्चराइज, यानी आप दूध लें, उसको बॉयल करें, उसको उसी दिन इस्तेमाल करें, उससे अगले दिन इस्तेमाल करें, फ्रिज के अंदर रख लें। बाकी रहा इसकी अथेंटिसिटी, वो तो पंजाब फूड अथॉरिटी जब उनको कहीं से शिकायत मिलती है वो जाते हैं, वो गिराते भी हैं, सब कुछ करते हैं, वो डिस्कार्ड भी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो है बैड प्रैक्टिसेस जो इनसे रोकना बहरहाल एथिक्स में आता है, लोगों को चाहिए कि भाई ना नहीं सर, मिथ्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये जब तक हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी भी काम कर रही है इस पे, लेकिन हमें नहीं पता होता कि घरों में दूध कैसा आ रहा है, तो ये जो मिथ्स हैं
कि डब्बे वाला दूध नहीं पीना चाहिए, बड़ा नुकसानदेह होता है सेहत के लिए, तो वो हमारी दूर हो गई। चलें कि हम ये पी सकते हैं, इट इज़ सेफ़। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप चेक करें, अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं तो आप वो दूध ले सकते हैं। अच्छा सर, आप बताइए कि आपके घर में डब्बे वाला दूध इस्तेमाल होता है या जो बाहर से दूध आता है वो इस्तेमाल होता है? वैसे मैं माजरत के साथ ये बात डॉक्टर साहब ने जो बताया माशाल्लाह, क्योंकि इनका फील्ड है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें ओपिनियन चेंज है थोड़ा सा। वो ये है कि देखें, कोई भी चीज़ जब हम प्रिजर्व करेंगे ना तो केमिकल ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। तो जब केमिकल इन्वॉल्व होंगे तो उसका प्रॉपर जो कंडीशंस हैं, जेन्युइन नेचर ने जो उसमें रखी हैं, वो चेंज हो जाएंगी। केमिकल रिएक्शन होना ही होना है। तो इस पर डॉक्टर साहब, बल्कि मैं कहूँगा सर आप देखें कि पाकिस्तान में, मैं इसको ज़रूर आपको मौका दूंगी सर, पाकिस्तान में हम अगर बात करते हैं तो हम तो बचपन से ही खुला दूध पीते आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि एड्स भी चलते हैं कि खुला दूध ना पिलाएं बच्चों को, खुला दूध ना पिलाएं, क्योंकि खुला दूध इस कदर मिलावट से भरपूर और केमिकल से बना हुआ मिल रहा है कि वो आम इंसान को अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये दूध है या नहीं है या इसमें केमिकल है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनली अब्रॉड आप किसी भी मुल्क में देखें तो वो बच्चों को जो है वो वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है फ्रेश मिल्क का, वहाँ पे तो वही डब्बे वाला आता है और वो पीते हैं, बड़े भी वही पीते हैं और वो बीमारियों से भी दूर होते हैं। इसमें अगर इसको देखें ना, आपने खुद ही, आपका जो आप बात कर रहे हैं कि एक डिब्बे वाला दूध, वहाँ पे यूरोप में अगर हम बात करें, फॉरेन की बात करें, तो वहाँ आप रेकमेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। इशू क्या है? इशू यही है कि हमारे पास जो प्योर मिल्क जिसको हम कह रहे हैं वो प्योर नहीं है, बेसिकली नहीं है। जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उसी जगह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर हमारे पास हम देखें जो गाय भैंसें हैं, वहाँ पे भी इंजेक्शन लगने के बाद फिर वो प्रोडक्शन ली जाती है उसको बढ़ाने की, तो क्या वो ठीक है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ठीक नहीं है ना। उसके बाद जिस वक्त हम पैक करते हैं, क्या वो एक्सपायर हो चुका है या नहीं, जब तक हमारे घर तक डोर स्टेप तक पहुंचता है। एक्सपायर रास्ते के अंदर वो डिब्बे चेंज भी हो जाते हैं। इज इट पॉसिबल कि हमें वो विद इन ड्यू टाइम, पहले क्वेश्चन था कि वो ठीक होगा, ऊपर डेट्स लिखी हुई होती है ना, मेंशन्ड होती हैं, वो भी चेंज हो जाती है ना, डेट्स भी चेंज हो रही हैं, डिब्बे भी चेंज हो रहे हैं। क्या यानी अभी रिसेंटली अगर देखें तो इस्लामाबाद में इवेंट हुआ है, तो कितने रोंगटे खड़े हो गए कि कैपिटल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमें देखें, हमारे दीन ने तो कुछ और कहा था, हम निकल किसी और तरफ गए। वो पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम एज ए मुस्लिम कह लें, एज ए ह्यूमन बीइंग हम डिट्रैक हो चुके हैं बेसिकली। हमें हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, अनफॉर्चुनेटली हर फील्ड में ऐसा ही है। अगर हमने आज भी हम ठीक ना हुए तो फिर वो कहते हैं ना कि तुम्हारी दास्तान बिना होगी दास्तान होगी, हम उस तरफ बेसिकली जा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि अब जो रुझान है हमारा वो हमारी यंग जनरेशन का टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल जी, कि इसमें बड़े क्लियर सी बात है, टेक्निकल एजुकेशन जिसमें हमारे एक्सपेरिमेंट लैब्स इन्वॉल्व होंगी, वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन कहलाए, जिसमें आप इंजीनियरिंग कह लें या टेक्नोलॉजिस्ट कह लें। इसका मैं अभी रिसेंटली आपका इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से देता हूँ कि इंडिया को जो कुछ हमने बताया मोस्ट रिसेंट जो कुछ उसके साथ किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 अगस्त अब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अगले आफ्टर 1 डे। तो आज हम अगर आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, नो डाउट हमारी फोर्सेस को क्रेडिट जाता है, बिल्कुल साथ में हमारी ये जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है उसको क्रेडिट जाता है, नो डाउट जी। हमारे इंजीनियर्स और जो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौम आराम से सोए, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। और ये हमने दिया है। देखें, नो डाउट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो हमारे पास लोग थे जो एटॉमिक बम की तरफ गए। हमने बनाया एटॉमिक बम 98 में, हमने ब्लास्ट करके दिखाया दुनिया को, हुआ। उसके बाद मोस्ट रिसेंटली जैसे मैंने कहा हुई ये चीज़ें, तो हमने प्रूव किया। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आज की अहम ज़रूरत है, पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा सर, टेक्निकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स कितने हैं और उसके टाइप्स क्या हैं? इसमें देखें, हमारे पास अगर बात करते हैं, आज बहुत सारी बातें होती हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज बातें होती हैं साइबर सिक्योरिटी की, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस की बात होती है। तो इसमें मैं, आपने जो पूछा कि कितने डिपार्टमेंट, तो उससे पहले मैं ये इसको रिप्लाई करना चाहूँगा कि किसी ज़माने में, आज से थोड़ा सा पास में चले जाएँ, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले,
तो एक ड्राइवर की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। ड्राइवर को समझा जाता था जी ये ड्राइवर आए हैं, इनकी जनाब स्पेशल केयर करें, और ये इंसान की केयर ना करें लेकिन ड्राइवर की जरूरत करें। लेकिन आज देखें हमारी ज़रूरत बन चुकी है कि हर बंदा, आपको भी गाड़ी चलानी आती है, मुझे भी गाड़ी चलानी आती है, मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ, आप भी ड्राइव करके आए होंगे, यानी हर घर में हर बंदे को ये हमारी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आज नहीं तो कल ज़रूर कि हर बंदे को इसमें AI में, कंप्यूटर साइंस में, साइबर में आना पड़ेगा, उसको पता होना चाहिए, बेसिक नीड्स जो हैं वो उसको आनी चाहिए, बेसिक स्किल्स। अब इसके बाद जो हमारी इंजीनियरिंग के मेन फील्ड हैं या टेक्नोलॉजी के, उसमें सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर कहा जाए सिविल इंजीनियरिंग इज़ द मदर ऑफ द इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द फादर ऑफ द इंजीनियरिंग। हम इंजीनियरिंग में ये टर्म यूज़ करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द फादर ऑफ इंजीनियरिंग, ये हम टर्म यूज़ करते हैं ना। सर टफ भी बड़ी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ वे टू मच टफ। ऑफ कोर्स ऐसी है, सिविल भी, इंजीनियरिंग सारी ऐसी हैं। कोई भी फील्ड है ना आपका, कोई भी इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आप उसको टाइम प्रॉपर नहीं देते, आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। और बात हमारी चल रही थी टेक्निकल एजुकेशन पे, और सर आप हमें बता रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसको फादर ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे इसमें रीज़न ये है ना कि देखें कोई भी इंजीनियरिंग, आप हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं तो जो भी मशीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं तो उसको बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। सर अभी हम जब ब्रेक पर गए तो हम जिक्र कर रहे थे वॉर का और जश्न आज़ादी की तकरीबात के बारे में, कि अभी जो तकरीबात का सिलसिला है वो चल भी रहा है, बड़े पुरजोश हैं लोग। अच्छा, उसमें पुरजोश दो तरह से भी हैं। एक जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हमारी फ़ौज ने, हमारी कौम ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, तो हम उस वजह से भी उस चीज़ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के साथ ही। तो मैं इस चीज़ को आपकी फील्ड के साथ ज़रूर कनेक्ट करना चाहूँगी। आपने कहा कि जो टेक्निकल एजुकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निकल एजुकेशन ने क्या हमें हेल्प आउट किया था इस इंसिडेंट में? ऑफ कोर्स ही, इसमें तो सेकंड थॉट ही नहीं है कि जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसी की बिना पे तो हमने, देखे मैंने जैसे पहले कहा कि एटॉमिक बम हमने बनाया है, हमने दुनिया को बताया था 98 में कि हमने बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो अभी भी देखें हमने वो हमारी इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की बेस पे ही हमने इंडिया को उसका जवाब दिया। और पूरी दुनिया, तो लोग तो हमें कहते थे जी 10 दिन नहीं आप सर्वाइव कर सकेंगे इंडिया के साथ जंग में। अब मैं चैलेंज से ये बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि 10 दिन क्या, हम तो कहते हैं कि इंडिया जैसे 10 पावर्स के साथ हम एक दिन में निमट सकते हैं। हम इस लेवल तक पहुँच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी जो है, हमारी इंजीनियरिंग जो है, हमारी लोकल, हमने जो लोगों के साथ मिल के, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इतना काम किया है, दिन रात की मेहनत की है। अच्छा सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम सेमिनार्स पे भी जाते हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के सेमिनार्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं उनके, तो उनके जो वो डिस्प्ले में उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए होते हैं ना, वो इतने हैरानकुन होते हैं, इतने हैरानकुन होते हैं कि एक इंसानी दिमाग वहाँ पे, अब ऑब्वियसली हमारा तो उस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है, तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ह्यूमन माइंड, फिर ह्यूमन माइंड एक्सपर्ट भी नहीं है, वो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं और वो इतने एक्सपर्ट है कि ऐसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। कोई बिजली से रिलेटेड बना रहा है, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड बना रहा है। बिल्कुल ऐसे जी, इसमें मैं, आप बाहर नहीं जाते, हम मुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान में मैं जिस यूनिवर्सिटी को इस वक्त देख रहा हूँ, दैट इज़ MNS UET मुल्तान। तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा, कोशिश भी मैं कर रहा हूँ कि चीज़ें आगे की तरफ चलें। तो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अभी मोस्ट रिसेंटली बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ही कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करवाया है। क्या बात है। रोबोटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो रोबोट बहुत ही कम प्राइस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये हमारे बच्चे हैं जो कि इस वक्त ये बड़े लेवल पे क्यों नहीं जाते फिर ये प्रोजेक्ट्स? तो इसमें यही है कि देखें, गवर्नमेंट इस वक्त ट्राई कर रही है कि सारी यूनिवर्सिटी को इकट्ठा करके कुछ चीज़ें आगे लेके चले। चीज़ें चल रही हैं, ऑफ कोर्स मेजर स्केल पे अगर हम कहें कि आउटपुट आए तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले रही है, तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ठीक होंगी, बेहतर होंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ब्रेक पे भी हम जब गए तो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने इस डिबेट में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आवाम का कॉन्सेप्ट जो है वो इस बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि जो डिब्बे वाला दूध होता है उसमें, उसको जब प्रिजर्व किया जाता है तो उसमें कोई केमिकल्स मौजूद नहीं होते। तो मैंने कहा वाई नॉट, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं आप सबके लिए, आप सबको जितनी फैक्टफुल इंफॉर्मेशन है तक पहुँचा सकें। डॉक्टर साहब अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा।
जी, थैंक यू सो मच, आपने ये मौका दिया। वो इस तरह है कि जो डिब्बे वाला दूध है, जब उसको प्रिजर्व किया जाता है, इसकी एक एग्जांपल से मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि आप 3 ग्लासेस के अंदर आप दूध लें, एक को आप ओपन रख लें, एक को आप बॉयल करने के बाद आप रखें, और तीसरे को आप बॉयल करने के बाद फ्रिज में रखें। शेल्फ है। लाइफ जो है वो बॉयल करने के बाद जो फ्रिज में रखा है उसकी ज़्यादा है। उसकी ज़्यादा है। आपने कोई चीज़ ऐड उसमें नहीं की है। नहीं की। तो इसी तरह हम जो डब्बे वाला दूध है उसको हम हीट अप करते हैं, बॉयल करते हैं 142 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 सेकंड। उसके बाद उसको एसेप्टिकली पैक करते हैं। एसेप्टिकली पैकिंग का मतलब ये है कि उसको बॉयल होने के बाद, हीट अप होने के बाद, ना उसको ह्यूमन ने टच किया है, ना उसको एयर ने टच किया है। अब उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं गया है और वो पैक हो गया है। और ऑब्वियसली उसमें एयर इन्वॉल्व नहीं थी ना। एयर से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे ना अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से चूंकि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने ही नहीं पाया और उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव हमने डाला ही ज़रूरत ही नहीं है, लिहाजा इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 3 मंथ्स होती है और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो सर बच्चों को दूध पिलाने के फ़ायदे कितने हैं? देखिए, मैंने ये वहीं से बात आ गई कि हम जब एक कंप्लीट डाइट देंगे बच्चों को, तो बच्चों के जो मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसीज नहीं होगी। बिल्कुल। अब जितने मिनरल ज़्यादा मुनासिब मिकदार में जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जब वो हम देंगे और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होंगी। और मैंने एग्जांपल दी कि अगर आयरन है, उसकी कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। अगर विटामिन ए है, उससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधेरापन आंखों में जो है वो हो जाता है, वो देख नहीं सकते बच्चे। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां जो है वो बुरबरी रह जाती हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां बुरबरी रह जाती हैं। फास्फोरस की वजह से बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, चूँकि उसके सेल नहीं बनते हैं। तो ये हर जो कंस्टिट्यूएंट फूड का है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। चूँकि मिल्क एक ऐसी डाइट है कि इसमें मेजॉरिटी मिनरल्स और विटामिन मौजूद है, इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये लें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मिल्क ज़रूरी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी जो डाइट आप लेते हैं उसमें कंस्टिट्यूएंट्स। सर हमने नोट किया है कि हमारे आजकल के बच्चों में ना थोड़ा सा ज़रा ये प्रॉब्लम भी होता है कि वो चस्कुरे ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें जितना हो सके हम जो खट्टी मीठी चीज़ें हैं वो खाएं, स्नैक्स खाएं, ये चीज़ें खाएं। तो हम उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैसे खिला सकते हैं? देखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है। जी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ज़ाहिर है जो चटपटी चीज़ें हैं वो हर बंदे का दिल करता है खाने का। तो बच्चों को ज़रा ज़्यादा हम चुप करवाने के लिए, उनको खामोश करवाने के लिए, बच्चा रो रहा है हम दे देते हैं, बचपन ही देते हैं। जिस तरह आजकल बच्चा रो रहा है और उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब अगर साल 2 साल के बाद कहें कि बच्चा मोबाइल के बगैर गुजारा करे तो ये मुमकिन तो नहीं है। आपने उसे पैदा होते तो मोबाइल हाथ में दे दिया है। इसी तरह से हम उनको ये टिक्कियाँ, टॉफ़ियाँ और ये वो चीज़ें जो है वो दे देते हैं। हमें ज़ाहिर है जिस तरह की डाइट बचपन में ही देना शुरू करें, उसी तरह फिर फील्ड के अंदर माहौल और हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं। ये नहीं कि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर भी, चूँकि सोसाइटल चेंज आ रही है जिसमें वालदा भी काम पे जा रही है, वालिद भी काम पे जा रहा है। अब उन्होंने डेफिनेटली किसी ना किसी टाइम पे बाहर का भी खाना है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों में भी आ रहा है। लेकिन वालिदैन को ये एफर्ट करनी चाहिए, उन पर स्पेशल तवज्जो देनी चाहिए, ये उनका मुस्तकबिल है। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि हम बच्चों को फल और सब्जियां कैसे खिला सकते हैं, कौन से पॉसिबल तरीके हैं, क्योंकि माएँ बड़ी तंग है हमारी कि बच्चे जो हैं वो फल और सब्जियां खाते नहीं हैं, तो कैसे खिलाई जाए उन्हें? देखिए, मैं बात यही कर रहा था कि बच्चे मुस्तकबिल हैं, उनकी तरफ तवज्जो देना वालिदैन का काम है। अब वालिदैन को चाहिए कि ऐसी रेसिपीज़, ऐसे तरीके ढूंढें कि उनको इस्तेमाल करने, मतलब अगर वो डायरेक्ट फ्रूट नहीं ले रहा तो उसकी स्मूदी तो बनाई जा सकती है ना। उसको शेक की शक्ल में, उसको जूस की शक्ल में, उसको उसके ड्राइड फ्रूट्स की शक्ल में। अब तो बड़े सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि उनको फिर उनके रेजन्स बनाएं, फिर उनके मुख्तलिफ़ किस्म के स्वीट्स, मतलब अगर चावलों की खीर डाली है उसके अंदर आप थोड़ा सा फ्रूट डाल लें। कस्टर्ड फ्रूट वाला जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रूट्स को मिक्स करें मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, बच्चा जिसको पसंद करता है उस शक्ल में दे दें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर स्नैक्स की भी अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे, हमारा आज का जो बच्चा है वो स्नैक्स का शौकीन है। तो ऐसे कौन से सेहतमंद स्नैक्स हैं या फिर जो सेफ़ हैं किसी हद तक, जो हेल्दी पैरामीटर्स पर आते हैं, वो कौन से स्नैक्स हैं जो हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं? देखिए, आइडियल यही है कि वालिदैन कोशिश करें कि वो घर के अंदर छोटे मोटे टोटके इस्तेमाल करके। अब पुराने ज़माने में ये देखें वालिदैन क्या करते थे, सर्दियों के अंदर
चने और गुड़ का मिजाज मिला के उनको अलसी खिला देते थे बच्चों को घी, देसी घी के साथ मुख्तलिफ कम्बिनेशन वो मिला देते थे। हम अच्छी तरह याद है कि वो मरुंडा और पापड़ इस तरह की चीज़ें घरों के अंदर जो है वो चावल और गोश्त का मिक्सर बना के वो हमें वो खिलाते थे। ठीक है, अब असल में हम चूँकि रेडीमेड पर चले गए हैं, और रेडीमेड में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, बेसिकली जहाँ पर एडल्ट्रेशन होती है। अदरवाइज़ तो चीज़ें वही हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि कैंडीज़ लेते हैं तो कैंडीज़ में क्या है, फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं और प्लस उसमें शुगर है। लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते, हम रिकमेंड यही करते हैं कि भाई आप घरों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स, मतलब घर के अंदर अगर एक बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वाह कि आप उसको नगेट्स किसी के आप पकड़ा के पैक करके उसको दे दें अपनी सहूलत के लिए, जबकि आप उसको ब्रेड लें, ब्रेड के अंदर आप उसको अंडा साथ शामिल करें, उसके अंदर आप जो है वो वेजिटेबल काट के। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी मेरे जहन में आई है, वो मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग जिनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं या बच्चे कुछ जिनके हैं बच्चे वो ऑफिसेज जाते हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, उनके लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए भी ये हर इंसान के लिए बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। पराठों की बजाय अगर आप पराठे को रिप्लेस कर दें इस ब्रेकफास्ट से तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आपने करना क्या है, ब्रेड लेनी है, वाइट ब्रेड ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, कोई भी ब्रेड ले लें। आपने अंडे बॉईल करने हैं, बॉयल अंडों को मैश करने के बाद जब वो बॉईल हो जाए आपने उनको मैश करना है। मैश करने के बाद उनमें थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च आपने ऐड कर देनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और उसके बाद उसमें ऐड कर देना आपने थोड़ा सा केचप और थोड़ी सी मायोनीज़ फॉर योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट को बिल्ड करने के लिए। अब ये एक बन गया मिक्सचर बड़ा ज़बरदस्त सा। आपने करना क्या है, इस मिक्सचर को लेना है और ब्रेड के अंदर लगा के आपने ब्रेड को जो है वो बंद कर देना है। सैंडविच मेकर में डालना है तो आप सैंडविच मेकर में डाल लें, अदरवाइज़ ये एक आपका ज़बरदस्त सा हेल्दी जो है वो कोल्ड सैंडविच तैयार हो जाता है। तो ये बड़ा हेल्दी भी है। इससे क्या होता है कि आपके बॉइल्ड एग्स जो हैं वो आप सुबह सुबह खा भी लेते हैं, हेल्दी भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा ये जो रेसिपी मैंने बताई है क्या ये हम ले सकते हैं डेली बेसिस? अच्छी है रेसिपी, और आपने तकरीबन नेचुरल चीज़ें हैं, मामूली सी अगर केचप डाली है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वो तो टेस्ट के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो ये ऐसी मतलब फूड इंडस्ट्री अगर करती है काम तो वो ये नहीं है कि लोगों को तबाह करने के लिए, लोगों की सेहत के लिए तबाह करने के लिए कर रही है। यस, मैंने कहा कि एडल्ट्रेशन, कंटेमिनेशन, और वो हर इंडस्ट्री तो नहीं करती, नहीं करती। वो चाहते कि वो हर जगह पर है, वो तो आप फ्रूट की रेडी के पास खड़े हो जाए तो उल्टे उन्होंने फ्रूट लगाए होते हैं। ऐसा ही है। लिहाजा इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है, सेफ्टी के मेयर्स पर काम कर रही है, फूड अथॉरिटी का रोल है वो काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमें नेचुरल डाइट, हम खुद कहते हैं फ्रेश इज ऑलवेज बेटर देन प्रोसेस्ड। अब देखें कुछ लोगों ने केचप घर में बनाना शुरू कर दिया है, बहुत सारी माएँ केचप, मायोनीज ये चीज़ें भी घर में बनाती हैं। देखें अभी एआई की बात, एआई का दौर है। आप बिलीव करेंगे कि 10 साल की बच्ची जो है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो नेट से देख के रेसिपीज़ और इतने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना लेती है घर के अंदर कि शायद इंडस्ट्री के बाहर इंडस्ट्री से भी ना मिले। तो इसलिए माओं को चाहिए कि बच्चों को जो स्कूल में जब भेजें तो उनको मील खुद तैयार करके दें और वो हेल्दी होना चाहिए। अच्छा, आप लोग जो मैंने रेसिपी बताई है उसको लाजमी ट्राई करिएगा, मैं खाती हूँ और ये वाकई बड़ी अच्छी होती है। कभी कभी ये खजूर आजकल बड़ी मिल रही है, आप खजूर का पेस्ट लगा के तो देखें ब्रेड के ऊपर। अच्छा? आजकल मैंगो मिल रहा है, मैंगो को 2 ब्रेड पीसेस के दरमियान रख के तो देखें कैसा लगता है। ये नेचुरल है ना चीज़, नेचुरल है। अच्छा, एक और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी सर आप मुझे बताइएगा ऑफिस में क्या खा के आते हैं जो आपको एक्टिव रखता है? घर का जो बना हुआ हो, सालन जो बना हो और साथ चपाती। क्या बात है, सिंपल नाश्ता। सिंपल नाश्ता, बिल्कुल। अच्छा चले सर, मुझे बताइएगा कि टेक्निकल एजुकेशन हम जिक्र कर रहे थे कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अहम है, और इसकी इम्पोर्टेंस आज के दौर में जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, दौर आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही इंक्रीज़ होती जा रही है। तो क्या जदीद टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है टेक्निकल एजुकेशन में? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। मैं आपके रोही चैनल के तौर से इस वक्त हम साउथ पंजाब में बैठे हैं, तो इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा कि एक स्पेशली साउथ पंजाब के लिए, एक ओवरऑल कंट्री या वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड के लिए। जहां तक हमारा साउथ पंजाब का ताल्लुक है तो देखें हमारे पास ये कहें कि मैक्सिमम लोग यहाँ से, अगर हम मुल्तान या ऑनवर्ड की बात करें, डीजी खान, डेरा इस्माइल एंड सो ऑन,
इस तरह ये राजनपुर वाली साइड जो बनती है, हमारे लोग अर्निंग के लिए बाहर जाते हैं, मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ जाके और जॉब करते हैं। तो मेरा ये यहाँ पे आपके तवज्जो से मैं कहूँगा कि टेक्निकल एजुकेशन ज़रूर लें यहाँ से। हमारे पास मुल्तान में ये बहुत सारे, जिसमें बहुत ज़की यूनिवर्सिटी भी है। मैं अगर इस वक्त MNS UET को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें सिविल है, केमिकल है, मैकेनिकल है एंड सो ऑन, एक लंबी लिस्ट है। तो देख के जो बच्चे हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ से टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल और इंजीनियरिंग की स्किल लें। उसके बाद अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, और वहाँ से अर्निंग भी होगी और वहाँ से लर्निंग भी होगी, ये दोनों चीज़ें। अब अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब अगर मैं बात करूँ, जो क्वेश्चन आपका था, तो उसमें देखें कि हमने अगर आगे बढ़ना है इस टाइम के साथ, अगर हम लेके चलें चीज़ों को, तो हमें ये टेक्निकल एजुकेशन हमारी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो हमारी सर्वाइवल ही नहीं है, सब पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम ये आज छोड़ देते हैं, ये नहीं चलते इसको साथ लेके, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखें कि हम आज से कुछ अर्सा कबल पास्ट के अंदर चले जाएं, तो हम जो सफ़र था हमारा, हम लाहौर जाना था मुल्तान से, तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो टेक्नोलॉजी की बेस पे, इंजीनियरिंग की बेस पे मोटरवे बनी। और अब और आज देखें हम लाहौर से होके अपने काम करते हैं, वापस भी आ जाते हैं एक ही दिन में। इसी तरह से जो पूरे दिनों का सफ़र था, तवील सफ़र था, वो अब घंटों पे आ गया। रीज़न क्या थी इसके पीछे? क्या था? इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। आज अगर हम सफ़र की बात करें, एक चीज़ और कि हमारे पास ट्रेन, इस वक्त हमारे पास दुनिया में जो ट्रायल चल रहे हैं वो 400+ किलोमीटर के हैं पर आवर। तो अगर इतनी तेज़ रफ्तार ट्रेन आ जाती है, हो रही, जो कि मुमकिन हो चुका है अब दुनिया में, 400 किलोमीटर पर आवर मीन्स कि आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं तो पौने घंटे में आप लाहौर पहुँच जाएंगे, मुल्तान से लाहौर। क्या बात है। तो मीन्स कि ये क्या है? ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। आज हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं तो ये हमारी बात पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, इंजीनियरिंग एंड दिस इज टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमें साथ साथ चलना पड़ेगा, और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कमिंग जनरेशन जो इस वक्त है, जो यूथ है हमारी, वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब हो। अगर नहीं होगी तो हमारे को मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। टेक्निकल एजुकेशन हम इसको ज़्यादातर लोग जो है ना वो कनेक्ट कर देते हैं मर्दों के साथ। तो इसका ज़रा बताइएगा कि एक तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी ख़वातीन की रेशो है जो टेक्निकल एजुकेशन में आ रही है, और इज़ इट सिमिलरली इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन एज वेल जिस तरह मर्दों के लिए है? नहीं, ये मेरे ख्याल ये एक मिथ है जो बन चुकी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो बल्कि साउथ पंजाब की अगर बात करें तो ख़वातीन तो बहुत मेहनती हैं, खेतों में काम करती हैं, इतनी टफ लाइफ गुजारती हैं। तो हमारे पास फीमेल स्टूडेंट इंजीनियरिंग में भी हैं और टेक्नोलॉजी में भी हैं, और ये बच्चियाँ स्पेशली अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग करने के बाद बड़े अच्छे डिफरेंट पूरे अक्रॉस द ग्लोब सर्व कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, इस वक्त USA में बैठे हैं, ग्लोबली सर्व कर रहे हैं। ग्लोबली सर्व कर रहे हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इस तरह से टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी ग्लोबली सर्व कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ये एक मिथ है। ख़वातीन तो वैसे ही आजकल आप देखें हर फील्ड ऑफ लाइफ में बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, हर पर्सपेक्टिव से अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हम भी जो है वो काम कर सकते हैं, हम एज एन एंटरप्रेन्योर भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी करंटली कितने डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल एजुकेशन जो है वो ऑफ़र कर रही है, कितने डिपार्टमेंट्स के एडमिशन्स ओपन हैं? हमारे यहाँ जी अभी रिसेंटली हमने एडमिशन स्टार्ट किया है जी। 3 इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, ठीक है, 6 टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 6, उसके साथ जो साइंसेस के प्रोग्राम हैं वो 11 है। साथ में हम अभी रिसेंटली हमने साइबर सिक्योरिटी ये भी लॉन्च कर दिया। ये भी लॉन्च कर दिया। ये वक्त की ज़रूरत थी बिल्कुल, तो इसके लिए हमने ये भी स्टार्ट लिया। ठीक है सर, यूनिवर्सिटी में और ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए ऐसे कौन सी शराइत हैं जो पूरी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर? ऐसे कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए? इसमें देखें, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो देखें, उनके पेरेंट्स भी देखें। बहुत सारे बच्चे केसेस ऐसे आते हैं, अभी यस्टरडे एक केस आया, वो बच्चा कहता था जी मैंने इंजीनियरिंग करनी है, उसके पेरेंट्स कहते नहीं हमने डॉक्टर बनाना है जिसको। तो सबसे पहले तो बच्चे का देखेंगे इंटरेस्ट किस साइड पे। हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ा डायलमा है कि बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं तो सम टाइम्स, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत मान्यूट सी एक रेशो है कि पेरेंट्स दिखे से उन्हें कहते हैं बच्चों से कि नहीं जी आप इस फील्ड में नहीं, इस फील्ड में जाएँ। तो सबसे पहले तो बच्चों को देखें शौक़ किस तरफ है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उनको जाने दें जिस साइड पे भी। सबसे पहले अगर बच्चे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है वो ज़रूर है, क्योंकि वो एक्सेल करेगा,
बच्चा शौक से आएगा और उसके बाद वो इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए बेनिफिशरी होगा। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पहले उसका इंटरेस्ट देखें, उसके बाद बच्चे ने FSC क्यों ही हो, परी मेडिकल से चाहे परी इंजीनियरिंग से, ठीक है, या मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कुछ भी किया कुछ हुआ भी होना किया हो, चाहिए। ही और शी विल बी Eligible. एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। 60% उसकी जो इंजीनियरिंग काउंसिल है हमारी या टेक्नोलॉजी काउंसिल है, वो उनका प्री रिक्विजिट है कि 60% उसकी परसेंटेज होनी चाहिए FSC ठीक है, में। 60% मार्क्स होने चाहिए आप। जी ऐसे। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में सर इस साल आपके एडमिशंस हुए हैं? जी जी बिल्कुल। उसकी परसेंटेज क्या आपने रखी है, सेट की है? हमने तो देखिए अभी स्टार्ट की है MS ने, तो ठीक है, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। नहीं, आपने परसेंटेज क्या सेट की है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मार्क्स जो है वो आपके 60% ही होनी चाहिए या परसेंटेज इंक्रीज की उसमें है? NC उसमें जो काउंसिल है वो डिफरेंट है, वो उस काउंसिल के मुताबिक जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं काउंसिल से रिलेटेड, वो सारे उसको मीट वीट करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी मैं। मुझे बताइएगा, हम सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पानी की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से बड़े मसले होते हैं। तो हम अपने बच्चों को पानी की एक मुनासिब मिकदार किस वे में दे सकते हैं? पानी हम उनको एक तो वैसे देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो दूध है वो उसमें 84% 84 से 86 87% वाटर वैसे ही मौजूद होता है जो दूध लेते हैं। ठीक है। लेकिन बाकी भी जितनी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, मतलब ये आप ये देखें, खीरे की अगर बात करें तो 94% इसमें पानी है। तो हम बता रहे थे कि खीरे में 94% जो है वो वाटर होता है। अच्छा सर, बताइएगा कि हम किस तरह मुनासिब ग़िज़ा में बच्चों को पानी जो है वो दे सकते हैं, या फिर पानी के कोई ऐसे तरीके बता दें कि पानी में कोई ऐसे मशरूबात शामिल कर लें जिस तरीके से बच्चे पानी पीते रहें। जी, अच्छा इस तरह है कि पानी बड़ा अहम जुज़ है हमारी बॉडी का। 65% to 70% जो है वो वाटर हमारी बॉडी का पार्ट है जो कि रहना चाहिए बॉडी में। इसलिए अगर 8% वाटर जो है वो कम हो जाए तो एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए पानी मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। उसके लिए हमारी जो खुराक है कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें जो दी हुई है, उसमें सारे ही इवन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनके अंदर सफिशेंट अमाउंट में वाटर जो है वो 80% 70%। मिल्क मैंने आपको बताया, वेजिटेबल्स मैंने बताई। हाल बताइए कि इसके बावजूद एक सीडेंट्री मैन जो कि एक आम आदमी है, लेथार्जिक, कम काम करता है, काम करने वाला नहीं है, उसको 2 से 3 लीटर पानी एक दिन में कम से कम, और इसी तरह से अगर मेहनती आदमी है जो सख्त काम करता है उसको 6 से 7 लीटर कम से कम पानी पीना दरकार चाहिए होता है। इसलिए उनको पानी लेना चाहिए। तो बच्चे जो हैं इनको आप जो है वो फीडर की शक्ल में बाज़ लोग देते भी हैं, जो जूसेस की शक्ल में देते हैं, जूसेस की शक्ल में जो है वो घरों के अंदर फ्रेश मुझे एक बात क्लियर करिएगा कि पानी में जिस तरह हमारे बहुत सारे मशरूबात होते हैं, जो डिफरेंट मशरूबात हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो डाल के हम पानी पी सकते हैं? यानी कोई पानी की अफादियत में या वो मशरूबात के केमिकल्स की वजह से कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए उसमें शुगर है, फ्लेवर बहुत फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर और कलर सिर्फ रिकमेंडेड डोज इस्तेमाल की जाती है, और वो डोज जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती है सिर्फ वो इस्तेमाल की जाती है। यानी हम पानी में कोई भी मशरूबात डालकर पी सकते हैं? हाँ, मशरूब लें और उस टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए। इवन आप देखें कि गर्मियों के अंदर कितनी ज़्यादा मिकदार में शिकंजबीन इस्तेमाल की जाती है, नींबू होता है, शुगर होती है, और उसके बाद उसको जो है वो पिया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ तो ये कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी है कि बहुत सारे मशरूबात जो है वो नेचुरली बना के पिलाए जाते हैं। तो बच्चों को वो पिलाए जाएँ, और पानी जो है वो जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको देना चाहिए। और बचपन, आपको पता है 6 माह पहले तो लेता ही बच्चा जो है वो लिक्विड है, सही है। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी है बड़ा कॉमन, के बच्चों को जो है वो आप बड़े जो है ना, हमारे ग्रैंडफादर्स हो गए, वो बड़े हमेशा माओं को कहते हैं कि बच्चे को ये आदत डाली होती तो बच्चा आगे खाता। अब हम अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मुझे देसी घी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो अक्सर औकात मेरी अम्मी को कहते हैं सबके, जी आपने इनको देसी घी खाने की आदत नहीं डाली। तो क्या वाकई ये बात सच है कि जो बचपन से बच्चों को आदत डाल दी जाती है खाने की, वही बच्चे आगे जाके खाते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बच्चों को अगर बचपन में ही जो आप आदत, वो तो एक स्लेट है, उसके ऊपर जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा। सर लेकिन अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि टेस्ट जो है वो वक्त के साथ साथ डेवलप होता है, चेंज भी होता है। जी जी, अगर वो चेंज होता है वक्त के साथ साथ, तो उनको उसी तरह से ग़िज़ाइयत, जैसे मैंने कहा कि ये तो वालिदैन ने मॉडिफाई करना है कि उसके अंदर फ़र्ज़ किया कि मीट नहीं बच्चा ले रहा, अब वो उसको मीट के
टिक्कों की फॉर्म में तो दिया जा सकता है ना मीट, और वो खा लेते हैं। मैंने देखा है आजकल शवारमा है उसके अंदर चिकन खिलाया जा रहा है। तो शवारमा अगर बच्चा पसंद कर रहा है, ये तो तो आप पूरी उसको चीज़ घर में नहीं है, बना के उसमें दें। क्या है, रोटी है ना जी, आटा ही है, और उसके अंदर आपने साथ वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, साथ उसमें चिकन डाल दिया, और वो बड़े शौक से खा रहा है। तो हमें बिल्कुल ये जो ना ये भी एक मिथ है कि जी ये जो है वो खुराक खाने से लोग बीमार हो रहे हैं। ये बीमार हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर वो हेल्दी डाइट साइकिल नहीं खराब है। अगर इन सैनिटरी कंडीशन में बनी है और बनाते हुए उसने हाथों को साफ़ नहीं किया है, चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं है, अलबत्ता अगर वो सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके उसने वही शवारमा बनाया है, उसने वही चीज़ें अगर फ़र्ज़ किया वो बर्गर बनाया, तो उसमें क्या घर में बना के तो खा सकते हैं, घर इट में इज बना के सेफ। आसानी से खा सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन कर लेते हैं तो उनके लिए इंटर्नशिप के क्या फ़वाइद हैं, इंटर्नशिप के क्या मौक़े हैं? जी, इसमें अभी मोस्ट रिसेंटली जो हमारी कौंसल हैं, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल और इसी तरह से टेक्नोलॉजी कौंसल जो है, उन्होंने ये इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी है कि आप जी बच्चों को इंटर्नशिप करवाएं ड्यूरिंग योर लास्ट ईयर 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर, और कुछ तो ये भी कह दिया गया है कि 6th सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दें। इंटर्नशिप का बेनिफिट ये है कि देखें बच्चे जो कुछ पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिकली फील्ड में जाके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। जब वो फील्ड में जाके देखते हैं चीज़ों को, तो ऑफ कोर्स वो अपनी थ्योरी को, इसको अगर हम अकेडेमिया और इंडस्ट्रियल लिंकेज कहें तो ऑफ कोर्स इसको हम इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं। तो इसके बाद बच्चे क्या होते हैं, इस पोजीशन में आते हैं कि जब वापस वो डिपार्टमेंट में आएंगे तो अपने टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें ये चीज़ फील्ड में इस तरह से देखी, लेकिन पढ़ते हुए कुछ इस तरह से था। अच्छा। तो अल्टीमेटली एक अच्छा एक डेवलपमेंट होती है बच्चे में, तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से इस पोजीशन में आ जाता है कि इम्प्लीमेंट करे फील्ड में जाके। अच्छा सर, जब हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लें, आप इकोनॉमिक्स की बात कर लें और बाकी सब की बात कर लें, तो उनसे रवायती शक्लों से टेक्निकल एजुकेशन किस हद तक डिफरेंट है और इसके क्या फ़ायदे हैं? मैम देखें, यहाँ पे हमें दुनिया में जीने के लिए हर डिपार्टमेंट की, हर फील्ड की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि आप अकेले ये अपना आपका तलक ऑफ कोर्स जर्नलिज़म से है, तो आप अगर कहें ये शो जो जिस वक्त लाइव शो चल रहा है और पूरी दुनिया में चला जाए, तो ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब दोनों कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट है। और हर डिपार्टमेंट जो है, सोशियोलॉजी है सोशल सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स जो है इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये हम ये नहीं कह सकते कि ये डिपार्टमेंट फजूलियात में से है, बिल्कुल भी नहीं। हर डिपार्टमेंट की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने इस मौजू पर हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच डॉक्टर यार साहब, आप भी तशरीफ़ लाए और आपने हमसे अहम डिस्कशन की। प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है, मुलाकात होगी आपसे फिर से। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।